आप सबको नमस्कार। इस आयोजन के लिए जो एक व्यक्ति जिम्मेदार है उसका नाम है आसिफ आजमी। और ये जो माटी संस्था है, हम लोगों ने जब इसके बारे में शुरुआत में बात की थी तो इसके बारे में बहुत बात हुई आपस में कि ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक मंच होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम पूर्वांचल की सुगंध को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। और ये माटी अब दिल्ली में है और दिल्ली से फिर ये पूर्वांचल की चिंता करने का एक संकल्प हम सब लोगों के मन में नहीं है, सिर्फ एक आदमी के मन में है जिसका नाम है आसिफ आजमी। और मैं जानता हूँ और आप सब भी जानते हैं इस बात को कि कोई संस्था जब शुरू होती है तो उसमें एक व्यक्ति अपना खून पसीना लगाता है और उस संस्था को खड़ी करता है। माटी के और भी अनेक प्रयास हुए हैं इससे पहले। मुझे मंच पर बैठे हुए याद आ रहा था, काफ़ी पहले जब मेरा ख्याल है 80-82 के आसपास इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.के. राय ने यहाँ पर और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर डी.के. श्रीवास्तव, इन दोनों ने मिलकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिस्थिति पर एक अच्छा आंकड़े सहित उन्होंने एनालिसिस की थी। जब उनसे हमारी भेंट हुई तो हमने कहा कि आप आइए दिल्ली में, हम लोग 3 दिन का सेमिनार करते हैं। और उस सेमिनार में जैनेश्वर मिश्र, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर जी, रामधन जी, ये सब लोग आए। और उसके बाद उस पर कुछ काम भी हुआ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इलाहाबाद में एक पूर्वा संस्था भी बनी। पूर्वा ने बहुत सारे प्रयोग किए जो आजकल हो रहे हैं। उससे फूड प्रोसेसिंग का एक बड़ा प्रयोग पूर्वा ने किया। वहाँ 40 तरह के प्रोडक्ट उन्होंने बनाए। पूर्वा के कार्यक्रम में मैं प्लानिंग कमीशन के उस समय के मेंबर थे पाटिल साहब को लेकर के मैं इलाहाबाद गया। पाटिल साहब इलाहाबाद गए और रास्ते में बातचीत के दौरान उन्होंने, पहले से उनके को मालूम था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ प्रतापगढ़ चलना चाहता हूँ। तो हम लोग प्रतापगढ़ पूरे प्रतापगढ़ को घूमा। और प्रतापगढ़ को घूमते समय पाटिल साहब ने मुझसे कहा कि जहाँ आंवले की इतनी बड़ी उपज होती हो वो क्षेत्र गरीब हो, ये मुझे आश्चर्य है। और पाटिल साहब ने जो बात दरअसल प्रतापगढ़ के बारे में कही, वही मैं आपको कह सकता हूँ गाजीपुर और बलिया के बारे में भी। अब अगर ये फरवरी का महीना है, आप बनारस से बलिया तक जाइए तो दोनों तरफ टमाटर के, मटर के ढेर सड़क के किनारे लगे हुए हैं। और जो उत्पादन कर रहे हैं उनको उनकी उत्पादन का कितना हिस्सा मिलता है। मान लीजिए अगर वहीं पर कोई फूड प्रोसेसिंग की यूनिट बने और उसका इस्तेमाल हो तो वहाँ के किसानों की आर्थिक हालत बदलेगी। हम यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे थे और सचमुच विकास की जो शुरुआत होती है तो उसी से होती है, शिक्षा से होती है। लोग सेहतमंद होंगे तो ही काम भी कर सकते हैं। और इन दोनों बातों की जहाँ वहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में माटी ने अपने को 29 जिलों के
दायरे में बांधा है। हमारी चिंता यह है कि इन 29 जिलों में हर जगह कुछ न कुछ हो, अच्छा हो, और उसके लिए अगर हम समर्थ होंगे तो यहाँ रिसर्च सेंटर भी बन सकता है। हम वहाँ के लोगों को बता सकते हैं कि क्या आप करें, क्या ना करें। मैं ये कहूँगा कि भारत जिस तरह से बदल रहा है उसी तरह से माटी का संदेश है कि अब पूर्वांचल भी बदलेगा। और यहाँ की उपस्थिति, यहाँ जो जिनका हमने सम्मान किया, जो यहाँ आए, इस बात का एक प्रमाण भी है कि दरअसल पूर्वांचल की चिंता अब वहाँ से जो यहाँ रह रहे हैं या दूर दराज रह रहे हैं या दुनिया के दूसरे देशों में रह रहे हैं, वे भी अपने स्थान की, अपने ज़िले की, अपने इलाके की चिंता करेंगे या कर रहे हैं। ये लक्षण इसलिए भी है क्योंकि दरअसल एक हमको ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो लोगों के अंदर एक वैचारिक क्रांति का बीज बो रहा है। और निश्चित रूप से ये सबसे बड़ी जो क्रांति होती है, वैचारिक क्रांति, वो सांस्कृतिक क्रांति होती है। यानी आप तय कर लें कि हम जो पुरानी व्यवस्था है उसको बदलेंगे, गरीबी से हम बाहर आएंगे, अशिक्षा से हम बाहर आएंगे, और जो लड़ाई झगड़े का वातावरण था उसकी जगह हम भाईचारे का एक वातावरण बनाएंगे, और हम अपने उस अतीत से जुड़ेंगे जो हमारा गौरवशाली अतीत रहा है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश का अतीत अगर जानना हो तो 1857 के बाद अंग्रेज़ों की जो डायरियां हैं, अंग्रेज़ों के जो पत्र व्यवहार हैं, उनको आप पढ़ें तो भले ही 1857 में क्रांति का सबसे बड़ा रोल पूर्वी उत्तर प्रदेश ने निभाया हो, परंतु अंग्रेज़ों ने कहा कि ये बहादुर लोग हैं, और उसकी सज़ा पूर्वी उत्तर प्रदेश को, बिहार को मिली और मिल ही रही थी। 2014 मैं कहूँगा कि एक निर्णायक वर्ष है, निर्णायक क्षण है। जब ये मालूम हुआ कि श्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ेंगे, तो मैंने कहा था कि अब पूर्वी उत्तर प्रदेश बदलेगा। और जब ये मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, परंतु हैदराबाद में जो वाइस चांसलर हैं, उन्होंने जब बनारस में कई संस्थाओं को बनाने का निर्णय किया, प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब ने जो अभी हमको बताया, वो सचमुच मैं ये समझता हूँ कि ये शुरुआत है। इन्होंने जो बनारस में संस्थाएं बनाने का फैसला किया, और सचमुच जिसकी वो चर्चा कर रहे थे 2000 की क्षमता के हॉल की, तो वो रुद्राक्ष कन्वेंशन हॉल है, उसका नाम है रुद्राक्ष कन्वेंशन हॉल, और जापान ने उसको बनवाया है। प्रधानमंत्री से जापान के प्रधानमंत्री की जो मित्रता थी, वह मित्रता वहाँ काम आई, और वो सचमुच ऐसा हाल है बनारस में जो 2-2.5 हज़ार लोग वहाँ बैठ कर के और सुनते हैं। और कई बार समस्या होती है कि 2-2.5 हज़ार लोग भरेंगे या नहीं भरेंगे, लेकिन कई अवसरों पर मैंने देखा कि वो हाल छोटा भी पड़ जाता है बनारस के लिए। तो जो जीवंतता पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में आई है,
और जगदम्बिका पाल जी ने जो बातें हमको बताई, मैं अभी काला नमक चावल पर नहीं जाऊंगा, जानबूझ करके नहीं जाऊंगा, क्योंकि वह उसका एक अलग विषय है। परंतु मैं अपनी बात समेटते हुए कहना चाहता हूं कि हम आप सबके सहयोग के लिए मैं आपका के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप यहाँ आए और यहाँ से जो एक भावना पैदा होगी कि हम अब उस इलाके के बारे में कुछ सोचें, वहाँ के लोगों के बारे में सोचें, वहाँ की नई पीढ़ी के बारे में सोचें और जो कर सकते हैं वो करें। मैं अपनी बात पूरी करता हूँ।